मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू SWS। आज तारीख है 12 जून 2026 और मैं उपस्थित हूँ 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ के साथ। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एक है, वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पॉल, बी में अरविंदो घोष, सी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी या डी लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विपिन चंद्र पॉल ने। इसका संपादन किसने किया था। विपिन चंद्र पॉल ने। कब किया था। लगभग 1905 से 1906 में, है ना। 1905 से 1906 में। कहाँ से यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। हालांकि वंदे मातरम पत्रिका भारत के बाहर से भी प्रकाशित हुआ था। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट डे क्या करूंगा, क्वेश्चन की तरह ही इसमें डाल दूंगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बंगाल विभाजन। कब हुआ था। 1905 में। 1905 में। उसके बाद है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। ये भी हुआ था 1905 में ही। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है। और मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909। इस दोनों में कंफ्यूजन होगा, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब घोषित किया गया था। तो यह घोषित किया गया था जुलाई 1905 में, यानी कि 20 जुलाई 1905 में। हालांकि इसका प्रस्ताव पेश किया गया था 19 जुलाई को और यह पारित हुआ था 20 जुलाई को। स्वदेशी आंदोलन कब से प्रारंभ माना जाता है। 7 अगस्त 1905 से। क्यों। क्योंकि इस दिन टाउन हॉल की बैठक बुलाई गई थी और विरोध करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा बंगाल विभाजन, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, फिर मुस्लिम लीग और फिर पार्लियामेंटो सुधार। 1 2 3 4 यहाँ क्रम में ही है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी। ऑप्शन ए वी डी सावरकर, बी में श्यामजी कृष्ण वर्मा, उसके बाद क्या है मदनलाल ढींगरा, ठीक है, मदनलाल ढींगरा, और डी में है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। तो इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में है, श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। कब किए थे। 1905 में। 1905 में, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हालांकि और ये वी डी सावरकर, मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल, ये सभी इससे जुड़े हुए थे। किससे। इंडिया हाउस से। इंडिया हाउस से। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कथन एवं कारण वाले क्वेश्चन है। कथन क्या कह रहा है। कथन ये है, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन प्राप्त करना था। हाँ, ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था। क्या पट्टाभी सीतारमैया थे, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, क्या राजेंद्र प्रसाद जी थे, या फिर वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया। 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, इसमें एक तरफ थे पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी के प्रिय थे, या यूं कहे तो खुद गांधी जी खड़े ना होकर के पट्टाभी सीतारमैया जी को खड़ा किया था। और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस जी। दूसरी तरफ कौन थे। सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी को कुल 1580 वोट मिले थे। यहीं पट्टाभी सीतारमैया जी को केवल 1377 वोट मिले थे। लगभग 203 वोटों से इन्हें हराया था। 203 वोटों से इन्हें हराया था, जिसके बाद इस हार को गांधी जी व्यक्तिगत हार ले लेते हैं और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हालांकि इससे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही क्वेश्चन में डाल करके आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। बस आप प्रतिदिन क्लास कीजिए, केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। विद इन 30 डेज आपका जीके जीएस बेहतरीन होगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। यंग इंडिया और नवजीवन का संबंध किससे है। क्या ये बाल गंगाधर तिलक से है, क्या महात्मा गांधी से है, क्या गोपाल कृष्ण गोखले से है, या लाला हरदयाल से है। तो यंग इंडिया और नवजीवन जो पत्रिका है, ये महात्मा गांधी जी की कब की है। 1919 की, है ना। 1919 की। 1919 की। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, है ना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा क्या। ऑप्शन ए भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने,
या फिर रास बिहारी बोस ने या चंद्रशेखर आजाद ने? सबसे पहले तो याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? यह दिया गया था 5 जुलाई 1943 को। 5 जुलाई 1943 को। कहाँ से दिया गया था? यह दिया गया था सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से, ठीक है, सिंगापुर से। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सिंगापुर से किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी यह कौन थे? आजाद हिंद फौज के कमांडर थे, है ना। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पूना पैक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष हुआ था, माफ कीजिए, पारित कर गया। पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1930, बी में है 1931, सी में है 1932 या डी 1935। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीछे भी ये क्वेश्चन हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। महात्मा गांधी क्या साइन किए थे? बिल्कुल नहीं। साइन कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया पहला सत्याग्रह था? ऑप्शन ए खेरा सत्याग्रह, बी में चंपारण सत्याग्रह, क्या बारदोली सत्याग्रह या अहमदाबाद सत्याग्रह? तो पहला जो सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? 1942 को, है ना। 8 अगस्त, और कहीं कहीं पे 9 अगस्त प्रारंभ लिखता है और कहीं पे 8 अगस्त 1942। तो इस समय कौन था वायसराय भारत का? क्या लिनलिथगो थे, क्या बेवेल थे, क्या इरविन थे या माउंटबेटन? तो इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है। 1936 से लेकर के इनका कार्यकाल 1943 तक था, ठीक है। 1936 से लेकर के 1943 तक, 1936 से 1943, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? ऑप्शन ए है नाथुला, बी में है जोजिला, सी में है बुमला और डी में है शिवकिला। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नाथुला किसको किसको जोड़ता है? तो नाथुला जोड़ता है सिक्किम को तिब्बत से, है ना। सिक्किम को तिब्बत से कौन जोड़ता है? नाथुला, ठीक है। बुमला दर्रा किसे जोड़ता है? बुमला दर्रा जोड़ता है त्वांग को तिब्बत से। त्वांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। शिव किला किसे जोड़ता है? शिव किला जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। शिव किला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। और जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर, या फिर इसके जगह पर ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जोजिला। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अभी जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा किसे जोड़ता है? सिक्किम को। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए क्या है? पश्चिम घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। कारण क्या है? कि दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं पश्चिम घाट से टकराती है। क्या ये कथन कारण सही है? बिल्कुल, ये कारण भी सही है। 1 जून को टकराती है सबसे पहले केरल में, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी अच्छे से कर रहा है। व्याख्या भी क्या कर रहा है? व्याख्या भी सही है, ठीक है। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था, कलेजा पार, ठीक है। उसके अनुसार आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्या सबसे पहले काराकोरम होगा, क्या जास्कर होगा, पीर पंजाल, शिवालिक? तो सबसे पहले जो हो जाएगा इसका हो जाएगा काराकोरम, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आता है लद्दाख, लेकिन लद्दाख ऑप्शन में नहीं है, तो हो जाएगा जास्कर, ऑप्शन 2। उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद 4 शिवालिक, ठीक है। 1 2 3 4, ऑप्शन ए ही इसका भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है? क्या कोरबा में? कोरबा कहाँ है? क्या नवेली में? नवेली कहाँ है? क्या झरिया में? क्या रानीगंज में? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नवेली, तमिलनाडु, है ना। नवेली, तमिलनाडु। सबसे बड़ा लिग्नाइट का भंडार नवेली, तमिलनाडु में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या तमिलनाडु में? नहीं। क्या कर्नाटक में? नहीं। केरल में? हाँ, केरल में ही साइलेंट वैली
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो साइलेंट वैली है, अगर कभी कभी केरल ना दे करके उसका स्थान यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर स्थान पूछ लेता है, तो यह कहाँ है? पलक्कड़ में। कहाँ? पलक्कड़ में। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का? भारत में प्रथम रबर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी में है असम, सी में है केरल, या डी हो जाएगा कर्नाटक। रबर उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है ना? तो रबर उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है केरल। कौन सा? केरल। लगभग 70 से 80%, 70 से 80% अकेले यह केरल उत्पादन करता है। किसका? रबर का। ठीक है। इसके बाद केरल के बाद देखा जाए तो तमिलनाडु भी हो जाएगा, है ना, वैसे कर्नाटक भी हो जाएगा, लेकिन अगर सबसे अधिक या प्रथम स्थान पूछता है तो कौन सा हो जाता है? केरल। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, क्या के एम मुंशी थे, क्या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, या टी कृष्णमाचारी थे, है ना? कौन थे संविधान सभा के, है ना, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी एन राव। के एम मुंशी कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कौन थे? टी कृष्णमाचारी कौन थे? ये सभी प्रारूप समिति के, किसके? प्रारूप समिति के सदस्य थे, है ना, प्रारूप समिति के सदस्य थे। और इसका गठन कब हुआ था प्रारूप समिति का? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। और इनके अलावा भी थी के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी, टी कृष्णमाचारी, है ना, एन गोपाला स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, है ना। उसके बाद क्या है? बी एल मित्रा। बी एल मित्रा जब अस्वस्थ हो गए थे तो इनके स्थान पर कौन आए थे? बी एल मित्रा के स्थान पर आए थे एन माधव राव। और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है और उनके जगह पर कौन आते हैं? टी कृष्णमाचारी। कब? 1948 में। ठीक है। 1948 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या है? भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना होता है। वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये कथन भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात, है ना। 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात, 368 में संविधान संशोधन, 368 में संविधान संशोधन। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सबसे पहले कहाँ लगा था? पंजाब में। सबसे पहले कहाँ लगा था राष्ट्रपति शासन? पंजाब में। ठीक है। और सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा हुआ है? मणिपुर में। कहाँ लगा हुआ है? मणिपुर में। कितना? 11 बार। और बिहार में सबसे पहला बार कब लगाया था? 1968 में। 1968 में। राष्ट्रपति कौन, माफ कीजिए, मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान जी। और अगर गवर्नर पूछते हैं कौन थे, तो नित्यानंद जी। कौन थे? नित्यानंद जी। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार लगा है। अंतिम रूप से कब लगा था? 2005 में। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा इसमें। चलिए तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विधि के समक्ष, है ना, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से ली गई है? क्या अमेरिका से ली गई है? क्या फ्रांस से ली गई है? क्या ब्रिटेन से ली गई है? क्या कनाडा से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से ली गई। विधि के समक्ष समानता पूछे तो ब्रिटेन से। और यहीं पर अगर विधि के समान संरक्षण की बात करें, है ना, विधि के समान संरक्षण की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए। ठीक है। और विधि के समानता कहाँ है? आर्टिकल 14 में। कहाँ है? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि विधि के समक्ष समानता किसने दिया था, है ना। तो ये ब्रिटिशर्स का ही एक न्यायवादी थे, है ना, उन्हीं का ये सिद्धांत था। एवी डाइसी नाम है उनका, एवी डाइसी। ठीक है। विधि के समक्ष समानता किसने दिया था? एवी डाइसी। ठीक है। एवी डाइसी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? लगभग 2-3 बार अब तक पढ़ा चुके हैं। अनुच्छेद 148। 280 में वित्त आयोग, 324 में निर्वाचन आयोग, 356 में अभी बताया क्या था, राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए पुलिस, कृषि, शिक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था। क्या था? सार्वजनिक व्यवस्था। क्या पुलिस पुलिस समवर्ती सूची का विषय है? नहीं। किस सूची का विषय? राज्य सूची। कृषि भी राज्य सूची है, सार्वजनिक व्यवस्था भी, यह भी राज्य सूची है। शिक्षा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। पहले शिक्षा भी राज्य सूची का ही विषय हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। और इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, केवल ध्यान से आप सुनिए, लिखने में कठिनाई होती है। पहला क्या था? पहला तो यही शिक्षा। दूसरा क्या था? वन। तीसरा क्या था? नापतौल। चौथा क्या है? वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण। और पांचवा क्या था? न्याय का प्रशासन। क्या था? न्याय का प्रशासन। इसे राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। फिर से सुनिएगा, पहला क्या था? शिक्षा। दूसरा क्या था? वन। तीसरा नापतौल। चौथा वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। और पांचवा क्या था? न्याय का प्रशासन। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? क्या 8 थी, क्या 10 थी, क्या 12 थी, क्या 14 थी? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी, है ना। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित था, जो जोड़ा गया बाद में? तो ये था भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 12वीं अनुसूची नगर पालिका। ठीक है, और ये कब का है, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368 या आर्टिकल 370, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में की गई है, और संविधान संशोधन की क्रिया का उल्लेख 368 में की गई है। इसमें भी कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है? 3 प्रकार से। कौन कौन? पहला साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो इसमें जो संविधान संशोधन है, केवल 2 ही संविधान संशोधन 368 के तहत होता है ना, दूसरा और तीसरा, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ठीक है, इसमें बस 2 ही संविधान संशोधन होता है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है? भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक प्रवृत्ति रखता है। हाँ, ये कथन सही है। कथन आर क्या कह रहा है? संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है। कारण क्या है? संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है, क्या इसीलिए यह संघात्मक होते हुए भी एकात्मक प्रवृत्ति रखता है? बिल्कुल, ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट क्या 1784 में आया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, बिल्कुल सही बात है। चार्टर एक्ट 1813 में, भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया था, है ना, जिसको क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या 1975 में आया था? नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1973 में आया था। 1973 में आया था, जिसके तहत 1974 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके पहले जज कौन थे? एलिजा एम्पे, है ना। कौन थे? एलिजा एम्पे। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा द्वारा किया जाता है। लोकसभा सदस्य मतलब वही चीज है, लोकसभा सदस्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नहीं, लोकसभा अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची दी गई है? क्या प्रथम अनुसूची है, क्या द्वितीय अनुसूची है, क्या तृतीय अनुसूची है, चतुर्थ अनुसूची? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची, है ना। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 1 से 4 तक, अनुच्छेद पूछे तो 1 से 4 तक। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष आदि के वेतन और भत्ता। ठीक है, तीसरी अनुसूची क्या है? इन सभी जो द्वितीय अनुसूची में थे उन सभी का क्या है? शपथ है, केवल राष्ट्रपति को छोड़ करके। ठीक है, और चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, सीटों का आवंटन।
तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। आज का सवाल कैसा लगा बता करके जाइएगा। और आपको डेली मैं कहता हूँ कि केवल ये 18-20 मिनट 30 मिनट का जो सेशन होता है इसको रेगुलरली आप 30 डेज देखिए, आपका जीके जीएस बेहतरीन हो जाएगा। तो अच्छा, एक होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था? इस क्वेश्चन को मैंने आपको लगभग 2 बार करवा चुका हूँ, 2 बार करवा चुका हूँ। इस क्वेश्चन के बारे में आप जितना जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ऐसा नहीं इसी का आंसर केवल दे देना है आपको। आप इस क्वेश्चन के बारे में जितना आपको पता है, ठीक है, और उस अधिवेशन से संबंधित जितना आपको पता है उन सभी को आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।